आ जा रही है? कमेंट ला सके, कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए सो बंद कर देना उसको। नमस्कार साथियों, टीचर्स अकादमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुचित सर। जैसा कि जानते हैं कि 5 बजते ही बीपीएससी 6 to 8 का जो है आपकी क्लास पर डे चलती है। तो आज प्रैक्टिस नंबर आपका 10 है। ठीक, आज के क्या प्रश्न रहने वाले हैं? कल तो प्रश्न में बड़ा मजा आया था आप लोगों को। तो सबसे पहले आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। जो लोग नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो लोग रेगुलर हैं वो केवल लाइक कर दें। ठीक, तो आज जो प्रश्न रहने वाला है उस पर हम चर्चा करेंगे, उसकी पूरी व्याख्या करेंगे। और कल के प्रश्न में हमने देखा था कि जो पढ़ाया गया था, बोली पढ़ाई गई थी, उससे संबंधित बहुत सारे आपके प्रश्न थे। ठीक, फिलहाल फाइनली तैयारी 3 के सारे रिजल्ट आ गए हैं। कल जो है 11 और 12 का भी रिजल्ट आ गया। अब जो है केवल इनकी डीबी होनी है, काउंसलिंग होनी है, और फरवरी लास्ट तक में जो है आपका टीआरई 4 की उम्मीद बहुत ज़्यादा है आने की। ठीक, तो सबका स्वागत है। हाँ, सभी लोग का स्वागत है। चलिए ठीक, तो ये सब चीज़ें आपको पता ही है, मेरे द्वारा आपको सूचनाएं दी जा रही हैं लगातार समय के साथ। तो अब जो है जुट जाइए तैयारी में टीआरई 4 के लिए। अभी जिनको लग रहा होगा कि वैकेंसी जब आएगी, बच्चे भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो अभी से लग गए होंगे पढ़ने के लिए, जिनको नौकरी लेनी है। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो नोटिफिकेशन का वेट करेंगे, और कुछ उससे भी धुरंधर होंगे जब एडमिट कार्ड आएगा तब पढ़ेंगे। ठीक, तो 4-5 प्रकार के बच्चे हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्वेश्चन पे बात करेंगे। सबसे पहले, अगर आप 6 to 8 हिंदी में ज्वाइन होना चाहते हैं, एक सीट मजबूत करना चाहते हैं, एक सीट अपनी फिक्स करना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो पर डे क्लास चलती है जिसमें लाइव क्लासेस मिलने वाली है। इसके साथ साथ जो है आपको रिकॉर्डेड नोट्स, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। शाम को 5 बजे रहेगा। ठीक, चलिए, ये हमारा कमिंग सून अब आपके लिए बहुत बेहतर ऑफलाइन भी आ गया है। अभी तक ये ऑनलाइन था, प्रयागराज में इसका ऑफलाइन भी आ गया है। तो ऑफलाइन जिनको कोचिंग बीपीएससी करनी हो, या बीपीएससी के अलावा भी एलटी, जीआईसी, यूपी, टीजीटी, पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की भी करनी हो, तो भी वह चल रहा है। ठीक है, अब हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है कि हाँ, सबका स्वागत है। एक बार चैनल को सब लोग लाइक कर दें। यहाँ पर हम बात करेंगे उपमा अलंकार में कुल कितने तत्व होते हैं। उपमा अलंकार में कुल कितने तत्व होते हैं? 4, 5, 6 और 8। ठीक, यह प्रश्न है। प्रश्न बहुत सरल है, बहुत कठिन नहीं है। बस आपको बताना है कि कुल कितने होते हैं। आंसर जो भी दीजिएगा वह जल्दी दीजिएगा। इसके साथ साथ पहले नंबर का जो भी होगा, ऐसे आप क्वेश्चन नंबर लिख करके उसके बाद आप विकल्प लिखिएगा। ठीक, तो चलिए, तो यहाँ पर उपमा अलंकार का कुल तत्व पूछा है, तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं आपके? 4 होते हैं। ठीक, सबको पता है कौन कौन से 4 होते हैं। पहला होता है उपमेय होता है। पहला क्या होता है? उपमेय होता है। दूसरा क्या होता है? उपमान होता है। फिर तीसरा क्या होता है? आपका वाचक शब्द होता है। वाचक शब्द, वाचक शब्द। चौथा जो है साधारण धर्म होता है। साधारण धर्म होता है। ठीक, ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, ये 4 हैं आपके। आंसर 4 निकल गया। और यहाँ पर अगर मैं बात कर लूँ, ये हैं क्या? ठीक है, जिससे तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए। ठीक है, जिसकी तुलना की जाए, तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। वाचक शब्द क्या है? इसी से आप पकड़ लेंगे। वाचक शब्द से ही आप उपमान अलंकार पकड़ लेंगे। जैसे सा, से, सम, सरिस, समान, ये सब पहचान है। अगर ये आपको दिख जाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप लगा सकते हैं। ठीक है। यूपी में उपमान वाचक शब्द, हाँ, यूपी में उपमान वाचक। अच्छा, ये ट्रिक है। अच्छा, यूपी में समझ नहीं पाया आपका। साधारण धर्म क्या होता है? जो उपमेय और उपमान दोनों में कॉमन क्वालिटी होती है, जो कॉमन क्वालिटी होती है वह साधारण धर्म के अंतर्गत आता है। जैसे मैंने कहा, तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। चंद्रमा के समान सुंदर है।
सुंदर है। यहाँ पे अगर साधारण धर्म की बात की जाए तो जो दोनों में कॉमन होता है, जो उपमेय में और उपमान दोनों में, तो यहाँ दोनों क्या कॉमन है, क्या बोलते हैं, सुंदर। सुंदर जो है यह दोनों में कॉमन है। तो साधारण धर्म मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, उपमेय में और उपमान दोनों में कॉमन हो। एक चीज और ध्यान देना पड़ेगा, कभी कभी परीक्षा में पूछ लेगा कि अगर जिसमें चारों तत्व पाए जाते हैं, चारों तत्व पा जाएंगे, उसे क्या बोलेंगे, पूर्णोपमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पूर्णोपमा बोलेंगे। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि यह पूर्णोपमा है कि लुप्तोपमा है। जिसमें चारों पाए जाएंगे, उपमेय भी रहेगा उपमान भी रहते हैं, उसे हम पूर्णोपमा बोलते हैं। अगर चार में कोई कम है उसे हम लुप्तोपमा बोलते हैं, लुप्तोपमा उपमा। ठीक है, लुप्त उपमा, लुप्त उपमा। इस चीज को भी आप थोड़ा जानते रहिएगा, क्योंकि थोड़ा सा प्रश्न, जैसे मैं आपसे बता दूं कि प्रश्न अगर ऐसे मान लीजिए पूछ लिया कि यही मैं दे दिया, तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यह पूर्णोपमा है कि लुप्तोपमा है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप देखेंगे, एक हो गया मुख, हो गया उपमेय, हो गया मुख, क्या हो गया, उपमेय हो गया, चंद्रमा क्या हो गया, उपमान हो गया, ठीक, समान क्या हो गया, वाचक, वाचक शब्द हो गया, वाचक शब्द हो गया, और जो है सुंदर क्या हो गया, साधारण धर्म हो गया। इसका मतलब इसमें चारों तत्व पाए गए हैं। जब चारों तत्व पाए गए हैं अर्थात यह क्या हो गया, यह पूर्णोपमा का उदाहरण है। पूर्णोपमा मतलब चारों पाए जाए, जिसमें उपमेय उपमान वाचक शब्द और साधारण धर्म ये होते हैं, वो कहे जाते हैं। ठीक, तो ये चारों जिसमें पाए जाएंगे उस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक, उस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक, तो चारों में आप क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अलंकार से ही प्रश्न ये भी है, जहां प्रसिद्ध उपमान को उपमेय से हीन बताते हुए उसका तिरस्कार किया जाए। जहां प्रसिद्ध उपमान को उपमेय से हीन बताते हुए उसका तिरस्कार किया जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है। आपके चार उदाहरण हैं, अनन्वय है, उपमा है, प्रतीप है और संदेह है। चार आपके हैं। चलो ठीक, तो यहां पर बताना है आपको, प्रश्न विकल्प भी देना है फटाफट। ठीक, तो फटाफट आंसर करिए, फिर से पढ़ लीजिए। जहां प्रसिद्ध उपमान को उपमेय से हीन बताते हुए उसका तिरस्कार किया जाए, मतलब उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, लेकिन जहां पर उपमेय श्रेष्ठ हो उपमानहीन हो, उपमेय श्रेष्ठ हो उपमानहीन हो, इसका मतलब ये है, देखिए प्रश्न का शब्द को समझिए, प्रश्न का शब्द क्या पूछ रहा है। मेन चीज क्या है, आप लोग ना प्रश्न सरल रहते हैं लेकिन आप लोग जान नहीं पाते हो। तो एक अलंकार क्या है, प्रतीप अलंकार है। प्रतीप अलंकार जो होते हैं, एक प्रश्न और यहां से बनेगा, एक प्रश्न आपका और बन जाएगा, उपमा का उल्टा कौन सा अलंकार होता है। उपमा का उल्टा अलंकार होता है, उपमा का विपरीत अलंकार या विपरीत अलंकार होता है। ये प्रश्न पूछ लिया एग्जाम में, विपरीत अलंकार होता है। अगर आपसे ये भी परीक्षा में पूछ लेता है विपरीत या उल्टा, तो आंसर क्या आएगा, प्रतीप आएगा। आंसर क्या होगा आपका, प्रतीप होगा। प्रतीप का अर्थ ही उल्टा होता है, प्रतीप का अर्थ ही उल्टा होता है। ठीक, प्रतीप का अर्थ क्या होता है, उल्टा होता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक, तो जब भी आपसे पूछे इसका मतलब क्या है समझिए, इसमें उपमेय श्रेष्ठ होता है, उपमेय श्रेष्ठ होता है और उपमान कम श्रेष्ठ होता है, मतलब उपमेय ज्यादा श्रेष्ठ, उपमेय को ज्यादा श्रेष्ठ बताया जाता है। ठीक, ये प्रतीप अलंकार है। अगला प्रश्न है, दो का सी, दो का सी सबका सही आंसर है, दो का सी, और लोग भी फटाफट आंसर करते रहे। ठीक, अगला प्रश्न है कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म, यहाँ पर क्या है, एक शब्द है चरम, एक शब्द है चर्म, ये दोनों का अर्थ सही वाला क्या है। चरम अंतिम सीमा, चमड़ा, टूटना शाश्वत, श्रेष्ठ शक्तिहीन, चमड़ा अंतिम सत्य। इस चार विकल्प में एक विकल्प आपको सही करना है। तो यहां पर अगर हम पढ़ेंगे तो चरम मतलब पता है कि अपने चरम सीमा पे, चरम, चरम मतलब अंतिम समय, चरम मतलब अंतिम समय, अचर मतलब कपड़ा सबको पता है। इस हिसाब से आपका पहला वाला विकल्प आपका क्या हो गया, सही हो गया। पहला वाला विकल्प क्या हो गया,
आपका सही हो गया। ठीक, हाँ तो आंसर भी आप लोग का आ रहा है 3 का ये 3 का ये। सब लोग जितने लोग जुड़े सब लोग आंसर करिए, 2 3 4 से आंसर से काम नहीं चलने वाला है। ठीक, चलिए तो चरम चरम हो गया ना। तो अंतिम अगला प्रश्न है, सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? यहां पर देखना है निर्जर, निर्झर अर्थात शून्य, झरना। ठीक, सर सर, बाण, भला आदमी, आकार, आकर आकार, बेसिक अंतर है, आकर आकार, खान और आकृति, कुल कुल, वंश और शीतल। ये बताना है आपको, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। आकर मतलब होता है खान, आकर मतलब क्या होता है? खान। आकार मतलब होता है आकृति, जैसे आप स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, उस टाइप के, या आप हमारे जैसे हैं इस टाइप के, तो ये क्या है? आकृति है। यहाँ पे कुल और कुल यहाँ पे उल्टा हो गया है, कुल मतलब थोड़ा सा गड़बड़ा गया है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि विच्छेद शब्द के सही संधि का विकल्प है। तो मनु प्लस अंतर क्या बनेगा? मनांतर, मनवांतर, मनतर और मनवंतर। ये 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प को बताना है कि कैसे क्या होगा। एक आप पढ़ेंगे यण संधि। क्या पढ़ेंगे? यण संधि। एक नियम है यण संधि का। क्या है? यण संधि के। ठीक, ई के बाद कोई असमान स्वर आवे तो ई का य, उ का व, री का र। ई या ई के बाद कोई असमान स्वर आए, कोई असमान स्वर, समान नहीं असमान स्वर, तो क्या हो जाएगा? आपका ई का य हो जाएगा। ठीक, अगर उ या बड़ा उ के बाद कोई असमान स्वर आए, समान नहीं असमान, समान करेंगे तो दीर्घ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उ का व हो जाएगा। अगर री, हिंदी में री का बड़ा नहीं होता है, सबको पता है। री के बाद कोई असमान स्वर आए, कोई असमान असमान स्वर आए तो री का र हो जाता है। बस यही आपका कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ देखिए मनु क्या है? मनु में आपका उ है, यहाँ पे क्या है? आपका अ है, तो उ और अ मिल क्या हो जाएगा? आपका व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व हो जाएगा। यहाँ क्लियर हो गए? अब ये हमेशा जैसे ही वह होगा ये हमेशा आधा अक्षर हो जाता है, तो मनवंतर, मनवंतर, मनवंतर। तो कहाँ विकल्प है? आपका मनवंतर, आपका विकल्प नंबर डी निकल गया है। यहाँ से आप क्लियर कर ले जाएंगे। सबका डी, फिलहाल में सबका डी आया है। एक ट्रिक मैं और बता दूं, एक ट्रिक यहाँ याद करने वाली बात है, वो हमेशा काम देगा जब आप एकदम लुल रहे, कुछ नहीं आ रहा है परीक्षा में। ट्रिक देखिए, ये ट्रिक हमेशा काम करेगा जब कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक, यदि ई उ नहीं, और मैं सरल कर दे रहा हूँ, थोड़ा सरल कर दे रहा हूँ ताकि आपको और समझ में आ जाए। ठीक, हाँ, यदि य र ल व के ठीक पहले, ठीक है, हाँ, य र ल व के ठीक पहले, के ठीक पहले आधा अक्षर दिख जाए, आधा, ये आधा अक्षर दिख जाए, आधा अक्षर दिख जाए, आधा अक्षर दिख जाए, आधा अक्षर दिख जाए, दिख जाए, तो प्रायः, प्रायः मतलब सब 100% नहीं, 100% प्रायः यण संधि होता है, मतलब लगभग लगभग यण संधि होता है, यण संधि होता है। ठीक, क्या मैंने कहा? यदि, यहाँ कुछ नहीं करना है, यदि य र व ल के पहले आधा अक्षर दिख जाए। अब देखिए कैसे, अगर मैं आपको बताऊं, कुछ उदाहरण दिखा दूं तो अभी आपको खुद समझ में आ जाएगा। जैसे हमने कहा, यहाँ देखिए स्वागत, हमने क्या लिखा? स्वागत। अब देखिए व के पहले आधा अक्षर आ गया। ठीक है, हमने कहा देव्यागमन, देव्यागमन,
तो देखिए यहाँ यक पहले आधा अक्षर आ गया। कितने भी उदाहरण आप देख लीजिए, ठीक है, देव्यागमन, स्वागत, मनवंतर, देखिए यहाँ पे वक पहले आधा अक्षर आ गया, मतलब यह र वक के पहले ठीक पहले अगर आधा अक्षर आ जाता है तो प्रायः आपका यण संधि हो जाता है। कितने आप उदाहरण देख लीजिए, जितने भी उदाहरण देखेंगे। एक अपवाद क्या ऋग्वेद का है, ऋग्वेद जो है वह व्यंजन संधि है, बस ये ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद जो है वह व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है, क्योंकि वक पहले आधा अक्षर आ गया है, तो आप लोग मत लगा दीजिएगा यण संधि, यह व्यंजन संधि के अंतर्गत आपका आता है। तो एक ट्रिक थी छोटी सी कि यदि यह र व के पहले ठीक पहले आधा अक्षर अगर आता है तो वह क्या हो जाता है, वह यण संधि में होता है। कोई भी उदाहरण देख लीजिए आप, स्वागत देख लीजिए, देव्यागमन देख लीजिए, और भी मैं लिख दूं मनवंतर देख लीजिए, ठीक, जितने भी उदाहरण मैं आपको दे दूं आप चेक कर सकते हैं। हाँ, एक तद्भव शब्द है, एक तद्भव शब्द है, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे तद्भव किस शब्द के भेद के अंतर्गत आते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, शब्द के भेद, शब्द के भेद चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला अगर मैं देखूं यहां पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि शब्द के कुल उत्पत्ति के आधार पे शब्द के कुल कितने भेद होते हैं, कहेंगे चार, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम मतलब संस्कृत के शब्द, संस्कृत के शब्द, संस्कृत के शब्द, मतलब कहने का मतलब यह है संस्कृत के ऐसे शब्द जो आज भी वैसे ही प्रयोग किए जा रहे हैं उन्हें हम तत्सम बोलते हैं। तत् प्लस सम, तत् मतलब उसी, सम मतलब प्रकार, ठीक। तद्भव मतलब क्या होता है कि ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिनका समय के साथ परिवर्तन हुआ, जिनका समय के साथ परिवर्तन हुआ, जैसे हमने लिखा अग्नि, ये क्या है, ये संस्कृत शब्द है, तद्भव क्या हो गया, आग हो गया, तद्भव क्या हो गया, आपका आग हो गया, मतलब जिनका समय के साथ परिवर्तन हुआ वह क्या कहलाए, तद्भव कहलाए। जैसे संस्कृत में कुछ थे, पाली में कुछ हुए, प्राकृत में कुछ हुए, अपभ्रंश में कुछ हुए और हिंदी में कुछ प्रयोग किए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे आप पढ़ते हैं ना, जो पहले हमारे यहाँ दादा बाबाओं का जो कुर्ता था ना, जो क्या बोलते हैं पैजामा, चौड़े चौड़े, आज जो महिलाओं का प्लाजो बन गया है, यही तो परिवर्तन हुआ है, ठीक। हाँ, तो अग्नि, देशज मतलब ऐसे शब्द जो देश में उत्पन्न हो जिनकी उत्पत्ति कुछ पता ना चले, ठीक। पंडित, पंजीरी, पांचाली और पंजर, ये आपका विकल्प है। तो विकल्प नंबर 6 का क्या आंसर आया, 6 का ए आंसर सबने दिया है। पंडित, फिर से चेक कर लीजिए, पंडित क्या आप लोगों ने सही बताया है? अरे गौनाम जाते हो कहते ना कि पंजीरी दे दे, पंजीरी, कहाँ चले गए आप लोग? पंजीरी मतलब प्रसाद। ऐसे गलत कर दिए प्रश्न, इतना सरल प्रश्न कैसे गलत हो गया आपसे? अरे पंडित ऑलरेडी संस्कृत शब्द है। पंजीरी गांव में आप लोग गए हो, गांव में सब लोग गांव में तो बिलोंग करते होंगे ना, बहुत बच्चे गांव में तो रहे होंगे या गांव में अभी भी रह रहे होंगे। हम लोग गांव बोलते हैं ना कि पंजीरी ले जाते हैं, पंजीरी, पंजीरी मतलब प्रसाद, ठीक। बाकी पंचाली, पंजर, पंडित ये तीनों तत्सम शब्द हैं, केवल ये जो आपका है ये आपका क्या है, तद्भव है, क्या है, तद्भव है, ठीक। प्रसाद इसका तत्सम हो गया। चलिए, कैसे गलत कर दिया, इतना सरल प्रश्न। तत्सम शब्द क्या है, तत्सम शब्द क्या है, डाकिनी, विनती, अटारी और अनहित। अब इसमें तत्सम शब्द पकड़ना है, ठीक है। जैसे अटारी का अट्टालिका, तो यह पूछा गया तत्सम। आंसर क्या है, डाकनी है, डाकू का डाकनी, डाकनी जो है यह एक तत्सम शब्द है। डाकनी क्या है, एक तत्सम शब्द है डाकनी, ठीक है। तो ये प्रश्न हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे थोड़ा सा कि हाँ, इसमें कुछ बहुत विशेष व्याख्या करने लायक नहीं है, जिसमें बहुत व्याख्या होगी मैं उसमें व्याख्या करूंगा। अनहित कैसे, अरे अनहित में अन उपसर्ग लगा हुआ है, अनहित, ऐसे प्रश्न गलत करोगे।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंख का पर्यायवाची नहीं है? आंख का पर्यायवाची नहीं पूछा है। अच्छी, नयन, दृग, दृगंबु। तो ये अच्छी भी है, नयन, नयनों ने बांधी डोरियां, गाना सुना होगा तो पकड़ ही लेंगे नयन, दृग भी पकड़ लेंगे। दृगंबु जो है यह नहीं है, दृगंबु जो है यह आपका आंख का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको पकड़ में वैसे ही आ गया होगा कि दृगंबु आपका क्या है, नहीं है। क्लियर हो गया? प्रश्न नंबर 8 थोड़ा सा आज, हाँ आज हम लोग ने बहुत तेज प्रश्न किया, नहीं तो अक्सर जो है केवल 14-15 प्रश्न ही हो पाते थे, क्योंकि इस समय कुछ बताने लायक विशेष है नहीं, बहुत बताने लायक इसमें नहीं है। बताया लगता है जिसमें बताने लायक होगा उसमें हम पूरा व्याख्या करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? ये नहीं देखा करिए, अंदर कोचवा हो जाता है, दिखाई नहीं देता है परीक्षा में, इसीलिए इसको विशेष ध्यान रखिए प्रश्न का जिसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक, अनल, अनिल, पवन, समीर। तो पकड़ने, ये तो बहुत सरल प्रश्न है, शायद अब तक का सबसे सरल प्रश्न यही है आपका। अगर जो 9 प्रश्न हुए हैं तो सबसे सरल प्रश्न आपका यही है। क्या हो जाएगा? ये भी सही है। हाँ, अनिल, अनिल भी, पवन भी, समीर भी। अनल किसका पर्यायवाची है? आग का है। अनल मतलब क्या होता है? आग, आग का पर्यायवाची है। ठीक, आग का पर्यायवाची है। 9 का ए। आप लोग तनुजा और भी जो बच्चे हैं वो क्वेश्चन संख्या लिख के भेजें ताकि मुझे समझ में आ जाए। जैसे खुशबू लिख के भेज रही है ना, हाँ 7 का ए, 8 का डी, ताकि ये समझ में आ जाए किस प्रश्न का आप उत्तर दे रहे हैं। क्योंकि किसी का नेट स्लो चल रहा होगा, किसी का नेट तेज चल रहा होगा, तो आगे पीछे प्रश्न आता होगा तो हम समझ नहीं पाएंगे। प्रश्न संख्या लिख देंगे तो समझ में रहेगा कि हाँ आपने इस प्रश्न का जवाब दिया है। और कल आश्चर्य होगा कि जो आपका 11 और 12 का रिजल्ट आया है, 11 और 12 का, केवल 50% बच्चों का 50% बच्चे सफल हुए हैं, सफल हुए हैं। सोचिए, बिहार को योग्य बच्चे नहीं मिल रहे हैं, मतलब बच्चों में योग्यता कम हो गई है कि बिहार वाले ज़्यादा स्टैंडर्ड हो गए हैं, मैं कल से नहीं समझ पा रहा हूँ। बच्चे के पास योग्यता कम हो गई। सोचिए 24,000 में 24,000 लगभग पद थे, मात्र 12,960 पद भरे गए, 9,060 पद भरे गए। सोचिए पूरे पद खाली चले गए, पूरे पद खाली चले गए। ताजुब लग रहा है। ठीक, ताजुब लग रहा है। इस बार ऐसे ही आपका 6 to 8 का भी ऐसे ही पद आपके खाली हुए थे। ठीक, तो 6 to 8 में भी इस बार भी TRE 4 में भी पद खाली जाएंगे, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। तो आप लोग इतना मेहनत करिए इस बार कि इतनी बड़ी वैकेंसी TRE 4 को लेके आ रही है, शायद अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी है। तो इस बार कहते हैं ना, मत चूको चौहान, तो चूकना नहीं है। ठीक है, तो साध करके 6 to 8 के शिक्षक बन जाइए ताकि जो है भविष्य आपका उज्जवल हो जाए। नहीं तो अगर इस बार छूटा तो दोबारा मौका मिलना कठिन हो जाएगा। इसीलिए कहता हूँ पूरा प्रयास से इस बार जो है आप ले लीजिए। बाकी हम पूरा क्लास चला ही रहे हैं, अभी आपका ये प्रैक्टिस चल रहा है, फिर आपकी थ्योरी चलेगी, उसमें आपको नोट्स दिए जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आपका कम से कम 15 प्रश्न आएगा, 15 प्रश्न आएगा, 15 से 20 प्रश्न किससे आएगा मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, टेक्स्ट बुक से। किससे आएगा? जो टेक्स्ट बुक रखी गई है, जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक है। कल मेरे अगर आपने क्लास लिया होगा, मैंने पूरी बातें बताई थी कि कितने सारे टेक्स्ट बुक रखे गए हैं। लगभग 30 टेक्स्ट बुक, लगभग 30 टेक्स्ट बुक रखे गए हैं। 30 टेक्स्ट बुक हैं जो कि बिहार में किसलय के नाम से चलते हैं। किसलय, किसलय भाग 1, भाग 2 और भाग 3, ये किसलय से आपका, ये किसलय, किसलय का बुक चलता है। सारे जो टीचर मैं देख रहा था वो केवल साहित्य का इतिहास पढ़ाते हैं, व्याकरण पढ़ाते हैं। यहाँ से तो कोई पढ़ा ही नहीं रहा है जहाँ से आपका प्रश्न 15 से 20 आएगा। ये आपको कहीं जल्दी मिलेगा भी नहीं, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा तो वहीं आपको मिलेगा। यहाँ से 15 से 20 प्रश्न आपके आएंगे, टेक्स्ट बुक से आएंगे, जिसमें कई सारे लेखक हैं, कई सारी कविताएं हैं। ठीक, जैसे अगर मैं चर्चा कर दूं थोड़ी देर के लिए रोक करके, जैसे 1 सेकेंड में बस थोड़ा समय समझ लूंगा क्यों जरूरी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वहां से नंबर लाना बहुत कठिन है, क्योंकि वही नंबर घट जाता है बच्चों का।
जैसे यहाँ पर अगर बात की जाए, जैसे मैं बुक की बात कर लूँ, जैसे एक कहानी है, मंत्र कहानी है, जिस वो कहानी है प्रेमचंद ने लिखी है। एक कविता है बाल लीला कविता, सूरदास की है। सरजू भैया एक कहानी है, रामवृक्ष बेनपुरी की है। दादा दादी के साथ एक कहानी है, नीलिमा सिन्हा की है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी जीवनी संकलित है, ये भी आपके सारे सिलेबस में है। अर्थात एनसीईआरटी, एनसीईआरटी और एससीईआरटी, ये दोनों बुक से प्रश्न, दोनों जो बुक वहाँ चलती हैं, यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन आपको लगता है कि बस साहित्य पढ़ लिया, व्याकरण पढ़ लिया, वहाँ से प्रश्न आ जाएंगे। नहीं भाई, वो जब भी आप एमपी का पेपर देने जाएंगे तो वहाँ का टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ेगा। आप बिहार जा रहे हैं तो बिहार में जो 6, 7, 8 में वहाँ पे चलता है, वहाँ की स्कूल में, वो भी आपके सिलेबस में रखी गई है। अब वहाँ से 15 से 20 प्रश्न लगभग आते हैं, कम से कम 15 से 20 प्रश्न आते हैं। सोचिए इतना बड़ा प्रश्न आता है, एक दो प्रश्न आता तो ठीक था। जैसे एक है फसलों का त्योहार, आपने फसलों का त्योहार कभी पढ़ा ही नहीं है, ये निबंध है, संकलित है, ठीक है। बसंती हवा है, कविता है, जो कि केदारनाथ अग्रवाल की है। ऐसे करके बहुत सारे हैं, कल मैंने बताया था, ठीक है। अरमान है, कविता है, रामनेत्र त्रिपाठी की है। अगर अरमान कविता पूछ लिया किसकी रचना है, या उसका कोई लाइन दे दिया कि कवि क्या कहना चाह रहा है, तो आप लोग फंस जाएंगे, तुरंत फंस जाएंगे। इसीलिए कहता हूँ ना कि टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत जरूरी है, जो आपको यहाँ मिलेगी। कहाँ मिलेगी? टीचर्स एकेडमी मिलेगी। अगर आप चाहते हैं बीपीएससी में एक सीट आपकी फिक्स हो जाए, तो 96 28 95 92 37 करके एडमिशन ओपन है, आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक। तो ये चलिए, ये प्रश्न पे आते हैं कि राजा ने चोर को मृत्यु दंड की सजा दी। तो यहाँ पर शुद्ध अशुद्ध बताना है। राजा ने चोर को मृत्यु दंड की सजा दी, ठीक है। तो यहाँ पे गलत क्या है? आंसर आपका 19 का ए, सजा दी। 10 का बी किसी ने दिया है, सबका अपना अलग अलग कथन है, चलिए कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, तो जब ऑलरेडी मृत्युदंड दे दिया है तो सजा की क्या दिक्कत है? सजा तो होगा ही नहीं ना। जब ऑलरेडी मृत्युदंड दे दिया है तो सजा की क्या बात है? सजा की कोई बात ही नहीं है ना। तो यहाँ पर सजा दी गलत हो गया भाई। जब मैंने कहा मैंने उसे मृत्युदंड दे दिया, तो भाई मृत्युदंड, सजा ऑलरेडी है तो कैसे देंगे भाई? मृत्युदंड सजा ऑलरेडी एक है तो कैसे देंगे आप, ठीक। तो इस चीज को विशेष रूप से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि शुद्ध अशुद्ध से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। कम से कम 4-5 प्रश्न, 4 से 5 प्रश्न, 4 से 5 प्रश्न आपके जो हैं लगभग शुद्ध और अशुद्ध के आएंगे, शुद्ध और अशुद्ध के आएंगे, शुद्ध और अशुद्ध के आएंगे। आपका 3 पैराग्राफ आएगा, 3 पैराग्राफ आएगा, 3 पैराग्राफ आएगा, जिसमें अपठित गद्य और पद्य दोनों रहेंगे। ये पेपर का पूरा पैटर्न रहने वाला है। आप टीआरई 3 का पेपर देख सकते हो, टीआरई 2 का देख सकते हो। संडे को हम लोग स्पेशल क्लास लेंगे, आप लोग को कहीं नहीं जाना, संडे की आपकी स्पेशल क्लास रहेगी, ठीक। मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया। इस त्रुटियुक्त वाक्य के लिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचाने। मैंने हस्ताक्षर कर दिया, मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए, मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, मैंने हस्ताक्षर कर दिए, इसमें क्या है? शुद्ध वाक्य पहचानना है। 3 अशुद्ध है, 1 शुद्ध है, वही बताना है आपको। तो बहुत सिंपल सा फंडा है, ये बिल्कुल गलत है। मैंने हस्ताक्षर कर दिया, मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए, मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, बिल्कुल साफ शब्दों में निकल के आ रहा है कि मैंने हस्ताक्षर कर दिया, ठीक है, मैंने हस्ताक्षर कर दिए। तो इसमें बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। 10 का 11 का प्रश्न आइए, 11 आ जाइए, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विहान कब आया? वाक्य में त्रुटि बताइए, विहान कब आया? मात्रा का त्रुटि है कि व्याकरण का त्रुटि है, विराम चिन्ह का त्रुटि है कि काल का त्रुटि है? इसको आपको बताना है, ठीक है। प्रश्न नंबर क्या है? 12 है। पूर्वक पढ़ना है, कब आया बताना है आपको। बहुत सरल है, कठिन तो नहीं है।
यहाँ पर गलती जो है आपकी मात्रा 12 का ए, अरे मात्रा कैसे गलत हो जाएगी। यहाँ विहान कब क्या है, ये कब क्या है, कब जो है प्रश्नवाचक है, कब क्या है प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक किसके अंतर्गत आता है, विराम चिन्ह के अंतर्गत आता है। विराम चिन्ह, देखिए चिन्ह ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर आपने चिन्ह कहीं ऐसे लिखा है, समझ लीजिए कि आपने गलती नहीं की है, गुनाह किया है। गलती छोटी होती है, आपने गुनाह कर दिया है, गलती नहीं किया है। अगर आपने चिन्ह ऐसे लिखा है तो चिन्ह कैसे लिखा जाएगा, चिन्ह ऐसे लिखा जाता है, शुद्ध शुद्ध में भी पूछता है, ठीक। यहाँ पर यह विराम चिन्ह के अंतर्गत आता है, क्यों, क्योंकि कब है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक होना चाहिए था, यहाँ पे प्रश्नवाचक होना चाहिए था, इसलिए आपका विराम चिन्ह के अंतर्गत आता है। विराम चिन्ह संख्या कितनी होती है, 20 होती है, इनकी संख्या 20 होती है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, और यही सर्वमान्य भी है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, गुरु के अनुसार। विराम चिन्हों की संख्या अगर आपसे कोई पूछेगा, कहिएगा 20 है। अगर मान लीजिए कभी नाम दे दिया तो नाम को भी कोड करके याद कर लीजिएगा कि आपका 20 है, ठीक है। तो कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किस लिए, ये सब क्या है, ये सब प्रश्नवाचक के पर्याय हैं, आप समझ जाएंगे ना। तो यहाँ पे विराम प्रश्नवाचक था, तो यहाँ पे ये प्रश्नवाचक का सिंबल है, ये सिंबल है, ये क्या है, ये सिंबल है, ठीक। ये छोटे प्रश्न कैसे गलत हो जा रहे हैं, कठिन प्रश्न गलत हो तो मैं मान लूं कि हाँ गलती कर रहे हैं, छोटे छोटे प्रश्न कैसे गलत कर दे रहे हैं। मुझे लगा कि आज का पेपर मैंने थोड़ा सरल रख दिया है, लेकिन सरल प्रश्न गलती कर दे रहे हैं। एक लाइन मेरी याद करके चिपका लीजिए माथे पर, कि सरल प्रश्न गलती से भी गलत ना हो। माथे पर चिपका लीजिए, टैटू बनवा लीजिए, परीक्षाओं में जाइए तो टैटुआ देखते रहिएगा। गुरुजी ने कहा है कि सरल प्रश्न गलती से भी गलत ना हो, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, मैंने क्या कहा, आज दो तीन प्रश्न जो हैं आपके शुद्ध और अशुद्ध से रखे गए हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य चुनना है, इसका मतलब 3 अशुद्ध हैं। क्या होगा, वे अब झगड़ा करेंगे ऐसी आशा है, यात्री अत्यंत दूर से आए हैं, बेफुजूल झगड़ा मत मत झगड़ो, मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं। लगेगा आपको सब सही है, क्या गलत करें, लेकिन कुछ तो गलत होगा। यहाँ पर देखिए, वे अब झगड़ा करेंगे ऐसी आशा है, बिल्कुल गलत है, ठीक है, यहाँ इसकी वजह से गलत हो गया, ठीक। यात्री अत्यंत दूर से आए हैं, ठीक है, अत्यंत से कोई मतलब नहीं है, गलत हो गया। बेफिजूल झगड़ा मत झगड़ो, ये भी गलत है वाक्य की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से। चौथा नंबर, मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं, ये आपका पढ़ने में बिल्कुल शुद्ध लग रहा है, ठीक है, पढ़ने में बिल्कुल शुद्ध लग रहा है, ये हो गया। चलिए 12 का सी 13 नंबर था, 13 का डी, चलिए बहुत अच्छा। सब लोग आंसर करिए जितने लोग जुड़े हुए हैं। कठपुतली में कौन सा समास है, अब समास से संबंधित प्रश्न आ गया है, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष और कर्म तत्पुरुष। तो तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं, कौन सा, आपका कर्म तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण, कर्म, अपादान, ठीक है, और जो है एक और है संप्रदान हो जाएगा, करण हो जाएगा, कुल मिलाकर 6 होते हैं। तो कुछ नहीं करेंगे, सबकी एक पहचान है, इसकी पहचान क्या है, के लिए है। अगर शब्दों को अलग करेंगे तो अगर के लिए निकलता है तो इसका मतलब संप्रदान है। संबंध मतलब क्या होता है, अगर शब्दों को जोड़ेंगे तो का, की, के, रा, री, रे, रा, री, रे, ना, नी, ने। अधिकरण में क्या होता है, में, पे, पर। कर्म में क्या होता है, को होता है, जिसको तोड़ेंगे। अब इसको तोड़िए, कठपुतली मतलब कांठ की पुतली, कांठ की पुतली, कांठ की पुतली। तो यहाँ पर की निकल गया, इसका मतलब क्या हो गया, की कहाँ पर है, की कहाँ पर है, कहेंगे गुरुजी की यहाँ पर है, अर्थात संबंध तत्पुरुष क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। सबको समझ में आ गया, हाँ बहुत अच्छा, आंसर सही है। मनमाना में कौन सा समास है, मनमाना में, मन माना, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय और बहुब्रीहि। मन से मानने वाला,
मन से मन माना, मन की मानने वाला, मन को मन माना, कुल मिला के तत्पुरुष हो जाएगा। कुल मिला क्या हो जाएगा आपका तत्पुरुष हो जाएगा। सबका वो पढ़ लीजिए, इसका पूर्व पद प्रधान होते हैं, ये पूर्व पद प्रधान समास है, पूर्व पद प्रधान, ये भी परीक्षा में पूछ लेता है। ये उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, ये क्या हो जाएगा, ये भी उत्तर पद प्रधान, बहुब्रीही अन्य पद प्रधान, ना उत्तर पद ना, मतलब कोई पद प्रधान नहीं, कोई पद प्रधान नहीं, कोई पद प्रधान नहीं। ये भी परीक्षा में पूछ लेता है ना, तो आपको ये भी तो आना चाहिए। फिलहाल में आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक, 15 का डी, अरे 15 का डी कैसे आ गया भाई, कैसे प्रश्न लगा रहे हो आप लोग, लगता है नींद नहीं पूरी हुई है आज। चलिए, नाक दबाने से मुंह खुलता है, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। आज हम लोगों ने सबसे प्रश्न बनाया है, कल तो कुछ विशेष से बना था, आज हमने सबसे बनाया है। ठीक, नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, ज्यादा बातें करना, मुंह के अनुसार बातें करना, एक ही बात पर भिन्न भिन्न कथन, कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। ये प्रश्न बढ़िया है, मुहावरा है, लोकोक्ति है, मुहावरा नहीं है। तो इसका मतलब है कि नाक जैसे दबा दिए तो आप जब सांस नहीं ले पाएंगे, मतलब जैसे मैंने दबा दिया तो आप मुंह से सांस लेने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब कठोरता से कार्य सिद्ध हो जाता है, कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। इसका मतलब बीपीएससी टीआरई 4 में आपके लिए यही लागू करना पड़ेगा कि नाक से आपको आपसे बहुत मेहनत करवानी पड़ेगी ताकि आपसे कठिन कार्य सिद्ध हो जाए। ठीक, 16 का सी, 16 का डी, अनुजा ने 16 का सी दिया है, अरे चलिए। नौकरी खाला का घर नहीं, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। नौकरी हमेशा के लिए नहीं होती है, नौकरी करना सबको अच्छी नहीं लगती है, नौकरी करने से घर वाले खुश होते हैं, नौकरी करना आसान काम नहीं है। अभी आप लोग नौकरी नहीं पाए हैं, मैंने एक चीज महसूस किया है, मतलब मेरे, आप लोग तो हो सकता है महसूस किए ना किए हो, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हो गए या मेरे साथ वाले जो जॉब कर रहे हैं, जब तक नौकरी नहीं पाए थे तब तक कहते हे ईश्वर कहीं नौकरी लगवा दो सरकारी, गोवा, अंडोमान निकोबार, मणिपुर, कहीं लगवा दो, हमारा एक सरकारी नौकरी लग जाए। जैसे ही उनकी एक सरकारी नौकरी लग जाती है, उसी नौकरी को गरियाते हैं कि साला इतना काम है, लगता है नौकरी छोड़ दूं, अब करने का मन नहीं करता है। अगर आप करोगे समझोगे, मुझे ये विरोधाभास नहीं समझ में आता। जब तक नहीं लगी थी तब तक हर देवी देवताओं को पूजते हो, पढ़ाई करते हो कि नौकरी लग जाए, जब नौकरी लग जाती है तो गरियाते भी हो, अरे कहा है कि नौकरी एकदम जीना दुश्वार हो गया है। नौकरी करना आपको आसान नहीं होगा, जिस दिन बन जाएंगे मास्टर ना, उस दिन आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा। अभी लग रहा है कि नौकरी के बाद जीवन बहुत अच्छा होता है, फाइनेंशियली तो अच्छा होगा, लेकिन जो शारीरिक और मेंटली है वो आपका खत्म कर देगा, इतना आपसे काम लेगा। ठीक, पांडु शब्द बहुत अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न अच्छा है। जो कुछ प्रश्न अच्छे होते हैं मैं पहले बताता हूँ, ये प्रश्न आपके लिए अच्छा है, इसको बताना है। केवल विशेषण, केवल विशेष, विशेषण और विशेष दोनों है, और उपयुक्त में से एक भी नहीं। पांडु शब्द क्या है, पांडु से देखो, पांडु से पांडव बना हुआ है, पांडु से पांडव बना हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये तो विशेष भी होगा और विशेषण भी होगा, दोनों चीजें हो जाएंगी, विशेषण और विशेष्य दोनों चीजें हो जाएंगी। चैनल को आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर दिया, सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको नोटिस, जो नए बच्चे जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर दें ताकि उनको कल शाम को क्लास यह 5 बजे चलती है। जो रेगुलर हो गए हैं उनको बताने की आवश्यकता नहीं है, जो रेगुलर नहीं है, जो नए जुड़े हैं वो भी जान लें बच्चे लोग।
कल जो है, अच्छा बताइए, कल मैं कोई थ्योरी की क्लास लूं कि कोई वो लूं, मतलब प्रैक्टिस करा दूं? ये बताइए, कल कोई थ्योरी ले लूं कि प्रैक्टिस करा दूं? आप लोग बताइएगा, कोई ऐसा टॉपिक चुन लूं जो आपके लिए कारगर हो। बताइए, आप लोग कमेंट करें कि कल कोई सा थ्योरी ले, जैसे कि क्लास थ्योरी भी हो जाए। दक्षिण और पश्चिमी के बीच की दिशा के लिए क्या होता है? दिशा वाला प्रश्न बहुत पूछा गया है। ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। सब लोग कमेंट करें फटाफट। तनुजा, हाँ, खुशबू ने कमेंट किया सर थ्योरी ले लें। और लोग भी कमेंट करें कल क्या ले लें, किस थ्योरी पढ़ा दे आपको। और लोग भी कमेंट करें जो लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पे प्रश्न है कि दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नैऋत्य बोलते हैं। अब चूंकि मैं इस पे बताऊंगा कि ईशान वाला कोण क्या होता है, आग्नेय वाला क्या होता है, नैऋत्य तो पश्चिम। देखिए, दक्षिण और पश्चिम, देखिए कैसे पूछता है। दक्षिण और उत्तर पूछ लिया, दक्षिण और उत्तर पूछ लिया, उसको क्या कहेंगे? उत्तर और पश्चिम पूछ लिया, उसको क्या कहेंगे? ये सब आपको पूछेगा, ये सभी प्रश्न पूछ लेता है ना। अच्छा तो आपके लिए सब है, अच्छा तो आपके लिए थ्योरी भी है, क्योंकि थ्योरी आएगा तभी आप क्वेश्चन लगा पाएंगे। भाई अगर थ्योरी पढ़े रहेंगे तभी तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन के भरोसे थ्योरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन थ्योरी के भरोसे आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है। अब हालांकि ऐसा नहीं कह रहा हूं, अब तो कोरोना समाप्त हो गया है। ये जब कोरोना लगा था तब का ये उदाहरण बनाया गया था। ठीक। तो प्रयागराज में सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, महाकुंभ लग रहा है। बहुत लोग इस बार आएंगे, तो आप लोग भी अगर आसपास के हों तो आप लोग भी इस बार दर्शन करने आइए। महाकुंभ जो है 12 साल बाद लगता है। तो कोरोना का प्रश्न मत जाइएगा कि अभी कोरोना है तो नहीं आएंगे। पता लगा मैंने ये उदाहरण दे दिया, आपने सही मान लिया कि सच में कोरोना लगा है क्या प्रयागराज में। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये उदाहरण जब कोरोना का चल रहा था तब बना दिया गया था। ठीक है, इसको मैं कहूंगा भैया अब इसको हटवा दीजिए, कोरोना समाप्त हो गया है। ठीक। तो 10वां गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, आवृत्ति व्यचक और समुदाय विशेषण, समुदायवाचक विशेषण, इस पे मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा समझिएगा। संख्यावाचक विशेषण होता है, क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। इसमें गुणवाचक, संख्यावाचक, क्या बोलते हैं, परिमाणवाचक और आपका सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। संख्यावाचक में होता है एक निश्चित और अनिश्चित। निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक, उसके आपके 5 भेद होते हैं। क्या होते हैं? 5 भेद होते हैं। कैसे? अगर मैं बात कर लूं, यहां समझिएगा। पहला क्या होता है? गणनावाचक। पहला क्या हो जाएगा? गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और क्रमबोधक। हाँ, एक और है, 4 होते हैं। गणना मतलब क्या होता है? गिनती। गणना मतलब क्या होता है? गिनती। जब आप कोई गिनती करते हो उसे हम बोलते हैं गणनावाचक। जैसे हमने कहा 10, 5, 1000, ये सब क्या है? आपके गणना मतलब गिनती है। मैंने कहा मेरे पास 10 किताबें हैं, तो ये क्या हो जाएगा? गणनावाचक। मतलब आप काउंट कर रहे हो ना, जहां काउंट करोगे उसे गणनावाचक बोलते हैं। गणना मतलब गिननी। जैसे जनगणना, ठीक है, सुनते हैं ना, तो 5, 10, 1000, 1 लाख, 10 लाख, ये सब क्या गणना है। क्रम होता है सीरियल। क्रम होता है सीरियल। जैसे एक क्लास में मैंने कहा मेरे क्लास में कुल 40 छात्र हैं, तो ये क्या हो जाएगा? गणना हो जाएगा। 40 का क्या? गणना। मैंने कहा हर तीसरा बच्चा हमारे यहाँ पढ़ने में तेज है, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, 10वां, 10वां, ये सब क्या हो जाएगा? आपका गणनावाचक, क्रमवाचक में आ जाएगा। क्रमवाचक में आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका क्रमवाचक निकला है, क्योंकि 10वां है ना। 10वां क्या है? क्रम है। 10वां क्या है? क्रम है। समुदाय मतलब क्या होता है? गणना का बहुवचन बना दीजिए, समुदाय हो जाएगा। गणनावाचक का बहुवचन बना दीजिए, अपने आप समुदाय हो जाएगा। जैसे 4 है तो 4 का 4 कर दीजिए, 10 का 10 कर दीजिए। ठीक है, 1000 का 1000 कर दीजिए,
हमने कहा हजारों लोग आएंगे, चारों ओर अंधकार है, ये सब क्या है, ये समुदायवाचक है। ठीक है, समुदायवाचक है, मतलब समुदायवाचक बहुत सिंपल है, आप गणनावाचक को बहुवचन बना दो, अपने आप वह समुदायवाचक में बन जाता है, इससे सरल तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। आवृत्ति मतलब क्या होता है, गुना। आवृत्ति मतलब क्या, तुलना की, गुना लगता है, गुना लगे ही लगेगा, इसमें गुना लगेगा, आप पहचान जाएंगे। जैसे 4 गुना, 4 गुना, 2 गुना। मैंने कहा मेरे पास आपसे 2 गुना दिमाग है, मेरे पास तुमसे 4 गुना धन है, ये सब क्या है, गुना, इसकी पहचान है, गुना लगा रहेगा तो आवृत्ति हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक, तो गणना, क्रम, आवृत्ति, समुदाय, और एक होता है प्रत्येक बोधक, एक पांचवा जो होता है प्रत्येक बोधक होता है। प्रत्येक बोधक 5वें नंबर का होता है, आपका 4 ये हो गया, 5वें नंबर का प्रत्येक बोधक होता है। उसमें क्या पढ़ेंगे, उसमें होता है कि जैसे हर एक, हर एक, एक एक, ठीक है, प्रत्येक, मैंने कहा ना हर एक को मैंने कहा हर एक आदमी मोबाइल का आदी है, हर एक आदमी मोबाइल का आदी है, इसमें कौन सा वाचक है, कौन सा गण, मतलब कौन सा विशेषण है? ठीक है, तो कहेंगे इसमें जो है आपका प्रत्येक बोधक है। ठीक है, हमने कहा एक एक अपराधी पकड़े जाएंगे, तो इसमें क्या है आपका प्रत्येक बोधक। तो ये गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक, यह 5 जो है निश्चित संख्यावाचक के भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक के भेद हैं। क्लियर हो गया? निश्चित संख्यावाचक के आपके 5 भेद हैं। ठीक, क्लियर हो गया? चलिए, उम्मीद है ये समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न पूछा है कि भाववाचक संज्ञा किससे है? विशेषण से। अब देखिए ध्यान रखिएगा, भाववाचक संज्ञा ना कई प्रकार से बनाई जा सकती है। कैसे? एक तो जातिवाचक संज्ञा से बना सकते हैं, जातिवाचक से, जातिवाचक संज्ञा से। एक होता है विशेषण से बना सकते हैं, कई चीज से बना सकते हैं, जातिवाचक से, विशेषण से, अव्यय से, अव्यय से, क्रिया से और सर्वनाम से। इतनी चीजों से बना सकते हैं, 5 चीजों से, 1 2 3 4 5, कुल मिला के 5 चीजों से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। क्या हो गया प्रीति जी, इतना गुस्सा का है? तो 5 चीजें बनाई जा सकती हैं। ठीक, अगला जो है यहां पर पूछेंगे किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। प्रीति जी कोई समस्या हो बता के मैसेज कर दीजिए, लिख दीजिए हाँ सर ये शिकायत है, ये समस्याएं हैं। यहाँ पर विशेषण से बनी तो हम पकड़ेंगे महत्व, सौंदर्य, प्राथमिकता, मनुजत्व, स्वास्थ्य, नैतिकता, छुटपन, लड़कपन, धार्मिक, धार्मिकता और धैर्य, गौरव और पशुता। ये 4 हैं। अच्छा कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। आंसर, हाँ आंसर करिए फटाफट। अब देखिए यहाँ पर कुछ में तो है कुछ में नहीं है। देखिए यहाँ पे पशु है, पशु जातिवाचक हो गया, पशु क्या हो गया, यहाँ विशेषण से पूछा है तो पशु क्या है, जातिवाचक है। अपने आप देखिए एक पकड़ के तो अपने आप कट गया। ठीक है, महत्व, सौंदर्य, प्राथमिकता, मनुजत्व, मनुज भी क्या है आपका, स्वास्थ्य, नैतिक, ये हो गया, छुटपन, लड़कपन, ये भी कट गया। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ और इन्वॉल्व हो जा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ और इन्वॉल्व हो जा रहा है। 21 का बी, 21 का बी होगा, बी कैसे होगा, थोड़ा सा ये, हाँ सबसे पहले हम देखो, अगर हमको ना आए, मैं आपसे एक चीज और आपको समझा रहा हूं, जैसे आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो सबसे पहले विकल्प कम करिए। जैसे जैसे मैंने कहा धैर्य, गौरव और पशुता, तो देखिए पशु प्लस ता, पशु प्लस ता,
तो पशु क्या है, आपका जातिवाचक है, तो यह आपका अपने आप कट गया, ठीक है, क्योंकि एक पशु आ गया। ठीक, महत्व, सौंदर्य, प्राथमिकता, ठीक है। अब चूंकि महत्व में ये त्वत प्रत्यय लगा है, लेकिन महान से क्या बना है, महान से महत्व बना है, महान से क्या बना है, महत्व बना है। महान क्या है, विशेषण है। सौंदर्य क्या है आपके, सुंदर से क्या बना है, सुंदर से क्या बना है, सौंदर्य बना है। सुंदर से क्या बना है, सौंदर्य बना है, तो ये भी आपका क्या हो गया, विशेषण हो गया। फिर प्राथमिकता आपका प्राथमिक मतलब प्रथम, ये भी आपका विशेषण से बना है, ये भी क्या है, विशेषण से बना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ए। जब भी आपको प्रश्न ना आए, लगता है कि हाँ थोड़ा सा प्रश्न को समझ में नहीं कर पा रहे हैं, सबसे पहले विकल्प कम करिए, सबसे पहले विकल्प कम करिए। जैसे लड़कपन आ गया, तो लड़का से क्या बना है, लड़कपन, लड़का से क्या बना है, लड़कपन। लड़का क्या है, लड़का जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक हो गया तो गलत हो गया, अपने आप गलत हो गया, ठीक है। मनुज, मनुज भी क्या है आपका जातिवाचक में चला गया। इस हिसाब से देखिए अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब थोड़ा सा, हाँ ये प्रश्न बढ़िया है, ये प्रश्न इसको नोट कर लीजिएगा, आपको शायद अगर आ जाएगा तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत घनघोर वाली हो रही है। अगर नहीं आएगा तो मान लीजिए किसी को नहीं आ रहा है, ठीक। मान लीजिए मेरी कोई बातें नहीं समझ में आ रही हैं, इसका मतलब समझ लीजिए मैंने कोई बहुत बड़ी बातें कर दी हैं, ठीक। हाँ, चलो, तो ये संयुक्त सर्वनाम नामक एक नया, सर्वनाम तो वैसे 6 होते हैं, सर्वनाम जो है वो 6 होते हैं, सर्वनाम जो होते हैं वो 6 होते हैं। सर्वनाम की संख्या 11 होती है, याद कर लीजिएगा, ये बहुत बच्चा गलत कर देता है। सर्वनाम की संख्या 11 होती है और भेद जो है वो 6 होते हैं, ठीक। संख्या 11 होती है। यहाँ पर लेकिन कुछ विशेष कहा गया है। भोलानाथ तिवारी, हरदेव बाहरी, डॉक्टर दीम सिप्स और डी जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है। ये जो है आपका प्रश्न नया है, 21 नंबर, 22 नंबर है प्रश्न, 22 नंबर। आज बहुत दिन बाद इतने सारे प्रश्न हो गए, मुझे लगता है कि आज हम लोगों ने व्याख्या कम पढ़ी, ठीक, क्योंकि आज व्याख्या लायक कुछ विशेष था नहीं। चलिए अगला प्रश्न है, ये तो हो गया ना। चलिए नया प्रश्न था। अगला प्रश्न है रास पंचाध्याय, थोड़ा सा साहित्य से भी प्रश्न आ गया। रास पंचाध्याय का रचयिता कौन है, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास और रसखान। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंददास है, नंददास क्या है, नंददास है। ये अष्टछाप के कवि हैं, अष्टछाप के कवि हैं। कल की क्लास अगर आपने देखी होगी तो अष्टछाप के 2 ग्रुप थे, एक शिष्य थे, एक शिष्य थे वल्लभाचार्य के शिष्य थे, एक थे विट्ठलनाथ के। ये विट्ठलनाथ इनके गुरु थे, विट्ठलनाथ, विट्ठलनाथ के शिष्य थे, विट्ठलनाथ के शिष्य थे। ये वल्लभाचार्य के शिष्य में नहीं थे, विट्ठलनाथ के शिष्य थे, ठीक है। यहां से देखिए आपका ये भी प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा, अगर पूछ लेता है आपको ये भी प्रश्न तैयार हो जाएगा। और रास पंचाध्याय रोला छंद में लिखा गया है, कई बार पूछा गया है, किसमें लिखा गया है, रोला छंद में लिखा गया है, रोला छंद में लिखा गया है, रोला छंद में लिखा गया है। और रोला छंद क्या होता है, लिखा गया है। रोला छंद जो होता है वह एक सममात्रिक छंद है जिसमें 24 मात्राएं होती हैं। कहते हैं ना रोला में 24 मात्रा होला। अगर आपको ट्रिक याद करनी है तो रोला में कितनी मात्राएं होती हैं, तो भोजपुरी से अगर जो परिचित होंगे भोजपुरी मतलब भाषा से, कि रोला में 24 मात्रा होला, ठीक, तो आप कभी भूलेंगे नहीं। तो यहाँ पर नंददास हो गए, ठीक, नंददास आपके इसके आंसर हो गए। तो यहाँ पर देखिए 2-3 प्रश्न देखने को मिला है। योगी हरि ने, योगी हरि ने इन्हें, इनको एक एक चीज और है, इनको नंददास जड़िया भी कहा जाता है। ने हिंदी का गीत गोविंद कहा है, हिंदी का गीत गोविंद कहा है।
हिंदी का गीत गोविंद कहा है, गोविंद कहा है। हिंदी का गीत गोविंद कहा है, हिंदी का गीत गोविंद कहा है। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ से देखिए आपको एक प्रश्न और तैयार, यहाँ से कितने प्रश्न तैयार हो गए? एक प्रश्न आपका ये तैयार हो गया, मान लो ये प्रश्न पूछ लेगा। अष्टछाप के कवि हैं, विठलनाथ के शिष्य थे और नंददास जड़िया भी कहा जाता है। और यह रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखा गया है। रोला की ट्रिक है, रोला में कितनी मात्रा होता है? रोला में 24 मात्रा होता है, यह सममात्रिक छंद है। ठीक है, ट्रिक क्या है? रोला में 24 मात्रा होला। अब आप मात्रा कभी नहीं भूलेंगे, रोला में 24 मात्रा होला। ठीक, निम्बकाचार का संबंध किस दर्शन से है? दर्शन से भी प्रश्न आएंगे। निम्बकाचार का संबंध किस दर्शन से है? विशिष्ट, हाँ, विशिष्टाद्वैत, द्वैतवाद, द्वैताद्वैत और शुद्धाद्वैतवाद। चलिए आंसर फटाफट करिए। आंसर क्या जाएगा? द्वैताद्वैत हो जाएगा, द्वैताद्वैतवाद आ जाएगा। ठीक है, इन्होंने निम्बका निम्बार्क 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 या सनकादिक संप्रदाय की स्थापना की, संप्रदाय की स्थापना की, स्थापना की। ठीक, ये भी जानते रहिएगा, प्रश्न पूछेगा तो। इसके कौन है? रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं। इनका कौन संप्रदाय है? इनका श्री संप्रदाय है, श्री संप्रदाय, श्री रामानुजाचार्य। कैसे याद करेंगे? हम हमेशा राम के आगे क्या लगाते हैं? राम के आगे श्री लगाते हैं, राम के आगे क्या लगाते हैं? श्री लगाते हैं, तो श्री राम, तो ऐसे याद कर लीजिएगा, श्री राम। तो इनका कौन सा संप्रदाय है? जहां भी राम देखिएगा इसका मतलब श्री वाले हैं ये, तो श्री संप्रदाय के हैं ये, श्री रामानुजाचार्य ऐसे लगा देंगे तो भी आपको आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद हो जाएगा। द्वैतवाद क्या है? मैं इतना अच्छा इसको समझा दूंगा ना कि आपको गीता ज्ञान हो जाएगा। मध्वाचार्य हैं द्वैतवाद, द्वैतवाद क्या है? मध्वाचार्य हैं। और इनका कौन संप्रदाय है? ब्रह्म संप्रदाय। और आखिरी में है शुद्धाद्वैतवाद, वल्लभाचार्य, जो अष्टछाप के संस्थापक वल्लभाचार्य, जो इनके सूरदास के गुरु जी थे वल्लभाचार्य। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर सी हो गया है, आंसर आपका सी हो गया है। आखिरी प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे, अब आखिरी प्रश्न, बाकी कल जो है हम लोग कल पढ़ेंगे। आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है, किसमें मिलता है? परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, हुमान रासो और हमीर रासो। इसके तो चंद बरदाई हैं, चंद बरदाई हैं, सबको पता है। परमाल लासो क्या है? परमाल लासो है। ए, जिसको जगनिक ने, जगनिक ने, जगनिक ने लिखा था। और आल्हा और उदल दो बहुत वीर हैं, किसको किसको पता है? मैहर, मैहर सतना में मध्य प्रदेश में है, सबको पता है। मैहर में माँ शारदा का मंदिर है, आज भी उन्हीं के बगल में आल्हा उदल का अखाड़ा है, उन्हीं के बगल में आल्हा और उदल का अखाड़ा है। और ऐसी मान्यता है, कहा जाता है
कि सबसे पहला फूल जो शारदा माँ को चढ़ता है, आल्हा और उदल आज भी चढ़ा के चले जाते हैं। जब भी दरवाजा का कपाट खुलता है हमेशा फूल चढ़ा हुआ पाया जाता है। ये कई मीडिया ने भी कवरेज किया, उन्होंने भी इस बात को सत्यापित किया कि हाँ यह बात सत्य है कि आल्हा उदल सबसे पहले मैहर माँ को प्रसाद मतलब फूल माला चढ़ा के चले जाते हैं जब भी गेट खुलता है। तो आल्हा उदल का नाम वैसे क्या है, परमार लासो है, जिनके रचयिता जगनिक है। और यह कब गाया जाता है, कब गाया जाता है? बरसात के मौसम में। एक बार परीक्षा में पूछ लिया था, बरसात में गाया जाता है, ये बरसात में गाया जाता है, बरसात में गाया जाता है। अगर परीक्षा में पूछ लिया कि आल्हा उदल जो है ये मतलब परमाल अशोक कब गाया जाता है, तो आपको याद होना चाहिए कि यह आपका बरसात के मौसम में गाया जाता है। ठीक, इसको आल्हा खंड बोलते हैं। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? आल्हा खंड बोलते हैं, आल्हा खंड बोलते हैं। इसका एक नाम क्या है? आल्हा खंड है। ठीक है, 1230 में लिखा गया था, 1230 ईस्वी में लिखा गया था आल्हा खंड, आल्हा और उदल। सबका समझ में आ गया? आज हम लोगों ने लगभग 25 प्रश्न कर डाले। यह आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में ज्यादा प्रचलित है, बुंदेलखंड वैसवाड़ा उधर ज्यादा प्रचलित है। आज हम लोगों ने 25 प्रश्न देखा है। अगर आप आज क्लास में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न भी थे। अगर आपको लगता है कि हाँ यह क्लास बहुत बेस्ट है, आपको लगता है कि हाँ इस क्लास में वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो हमें 6 to 8 का शिक्षक बनाएंगी, तो आप इस क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। जो कि हमारा नंबर क्या है? हमारा नंबर है 96 28 95 92 37। जब आपकी थ्योरी की क्लास चलेगी इतना डीपली नॉलेज दिया जाएगा कि आपको प्रश्न किसी भी लेवल का हो 6 to 8 में आपको आएगा कि हमने यह पढ़ा हुआ है। ठीक, तो अब यह क्लास कल शाम को 5 बजे चलेगी, कल शाम को 5 बजे चलेगी, तो 5 बजे आप लोग तैयार रहिएगा। कल देखेंगे थ्योरी कराएंगे कि प्रैक्टिस कराएंगे, वो हम कल देखेंगे। थ्योरी होगी थ्योरी पढ़ाएंगे, प्रैक्टिस होगा तो प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस होगा तो प्रैक्टिस नंबर 11 हो जाएगा, थ्योरी होगा तो कोई ऐसा टॉपिक जो आपके लिए बहुत जरूरी है उस पर हम बात करेंगे। ठीक, तो चलिए अब हम कल आपसे मिलते हैं, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और TRE 4 के लिए एकदम जुट जाइए। ठीक, चलिए कल मिलते हैं शाम को 5 बजे। ठीक, नए प्रश्नों के साथ या नए टॉपिक के साथ, दो में से कोई एक होगा। ठीक, आप लोग लगातार तैयारी करते रहिए और फटाफट अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो हमसे ज्वाइन हो जाइए 96 28 95 92 37। ठीक।